सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज 9 से लेकर 12 बजे तक जीएस पेपर 1, इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये जो टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। मेंस की हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की। तो इसका पेपर अभी रिसेंटली कंडक्ट हो चुका है और एक फर्स्ट रिएक्शन देना चाहते हैं। अभी ये डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है, पहले ही कहना चाहते हैं। ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन है, फर्स्ट रिएक्शन है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, पिछले साल के कंपेयर में क्वेश्चंस कैसे रखे गए हैं और क्या कंपैरेटिवली ईज़ियर थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी-सी यूपीएससी खेल गई आपसे, है ना? तो एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा-सा इसमें ध्यान देंगे तो, देखिए, अगर हम ये माने यहाँ पर कि अगर एक यस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंसेंट इंडिया। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया ना, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन है ना, ये लग रहा हो कि अब यह जियोग्राफिकल फैक्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन एंसेंट इंडिया के रिगार्डिंग है, एंसेंट इंडिया से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स था, इसका रोल क्या था एंसेंट इंडिया के डेवलपमेंट में। एंसेंट इंडिया जो डेवलप हुआ, हम चाहे हम बात करें आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वैदिक हो गया आपका, जो गुप्ता, जो भी आप इसमें आप मानते हैं, इसमें जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे रिवर्स की बात करें, हिली एरियाज की बात करें, वैलीज की बात करें। ये क्वेश्चन मतलब ये है कि यहाँ पर ना, मतलब जो यूपीएससी है ना, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी और थोड़ा जियोग्राफी को भी कहीं ना कहीं मिक्स करने की कोशिश किया है। कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन नहीं है ना? ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आप इसको इजिली हैंडल कर सकते हैं अगर थोड़ा भी आपको बेसिक आइडिया होगा एंसेंट इंडिया की रिगार्डिंग, या फिर जियोग्राफिकल फैक्टर्स की रिगार्डिंग के क्या चीज़ें उस समय चीज़ें प्रेजेंट थी, है ना? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ना, आप पिछला 2022 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, 2021 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, या फिर 19 का, 18 का, 17 का, मेजोरिटी में महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज लिख लीजिए कि 2024 में क्वेश्चन जो आएगा ना मेंस का, उसमें महात्मा गांधी का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, जिनका ऑप्शन पीएसआई आ रहा है ना, वो इजिली इसको हैंडल कर सकते हैं। देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, एजुकेशन की तरफ और नेशनलिज्म, इसके रिगार्डिंग जो है ना, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या अप्रोच था, क्या डिफरेंस था, दोनों की क्या मान्यता थी, क्या एक दोनों दोनों में अंतर था, ये आपको डील करना। ये मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये आप इजिली बन सकता है। बस इतना ही कि आपको चीजें फैक्ट मालूम होना चाहिए क्या डिफरेंस है ना? इसके बाद में ना, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, वो आपका है, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसको समझ सकते हैं कि अ, इसको आप प्रेजेंट, पास्ट में आप इसको कंपेयर करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स बोला जा रहा है ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसको बेसिकली फाइनल जो टच देना होगा ना, फाइनल मतलब लास्ट में आप इसको प्रेजेंट में दे सकते हैं। लेकिन जो आपको मेजर तरीके से जो बॉडी का जो पार्ट होगा ना, वो आपका उस टाइम में जब रेलवे जब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1853 की हम बात कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में इसको चलाया गया था। और उस टाइम में जब रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका सोशियो इकोनॉमिक किस तरीके से, जो आप देख सकते थे कि जो कम्युनिकेशन है, जो भी बात है, या फिर कुछ चीज़ें मतलब इन्फॉर्मेशन है, वो किस तरीके से कहीं न कहीं कम्युनिकेट हो रही थी, वो कहीं न कहीं ज़्यादा हो रहा था। पेपर्स के माध्यम से तो हो रहा था, लेकिन जब ये इन रेलवेज़ इंट्रोड्यूस हुआ, तो एक कल्चर का इंटरमिक्स हमें एक मिक्स नहीं बोलना चाहिए, यानी कल्चरल एक एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो कि आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप इसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। ये हिस्ट्री का, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट में कि इसका आ गया, यस, यहाँ पर। इसमें ये बोला जा रहा है कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो जियोग्राफी का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है ना, देखिए हर बार ज्योग्राफी का क्वेश्चन का वेटेज एटलीस्ट मतलब 6 से लेकर 9 तक तो होता है ना? इसी के बीच में इस बार भी होगा। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा नहीं है। फाइनली ये डायरेक्ट डाउनलोड किया और आपके सामने ही रिकॉर्ड करके इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मेरी साइड से फर्स्ट रीडिंग है, जहाँ तक, क्योंकि इसलिए मैंने कहा फर्स्ट इंप्रेशन ये है। तो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी
यस, फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिकल कंट्री कौन सा हुआ? अगर हम ये अर्थ मान के चले तो ये आपका इक्वेटर हो गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये जो आपका कैप्रिकॉर्न है, ये वाला जो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, और इसके नीचे भी हो गया, तो इसके जो नीचे मतलब ये जो पूरा एरिया 23 एंड हाफ डिग्री समथिंग होता है, तो ये जो रीजन है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि इस रीजन में डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्सिक्वेंस किस पर? फूड सिक्योरिटी पर। फूड सिक्योरिटी पे बेसिकली आपको ज़्यादा फोकस करना है कि क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है। देखिए, क्लाइमेट चेंज, कुछ कुछ तो बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रोडक्शंस में चीज़ें मतलब कहीं कमी आई है। प्लस जो फर्टिलाइज़ सॉरी जो हम लोग बोलते हैं ना कि अ, न्यूट्रिशंस बेस्ड जो फूड प्रोडक्शन वो अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। ये चीज़ें आप पॉइंट लिख सकती हैं। मतलब ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं न कहीं आप मेंस के अगर आप मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे तो आप ऐसे जो आंसर के जो पॉइंट्स है वो आप कहीं न कहीं यूज़ किए होंगे। तो आप इसको यहाँ पर भी डील कर सकते थे कि क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन आसान है। लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन शुरुआत में आसान मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं सब कुछ आसान क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? व्हाई इज़ द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद अ क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मतलब लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई इज़ द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। देखिए, थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि ये चीज़ें आपको कि कहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का तो नहीं, कि ये आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है। और ये ठीक-ठाक क्वेश्चन है कि मतलब क्राइसिस के रीज़न क्या है, ठीक है? अब ये आपको ये बताने होंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप इसको ईज़िली डील कर सकते हैं कि इसके एक्सेस के रिगार्डिंग क्या इसमें क्राइसिस है, वो आप इसको बताना है। हाउ आर द ज़ॉट्स फॉर्म्ड, या जो फियाट जो होते हैं, फियाट्स, ठीक है? तो फियाट्स कैसे बनते हैं? व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्सक्यू एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड? या हम ये कहें दुनिया के कुछ सबसे जो सुरम्य क्षेत्रों के निर्माण क्यों करते हैं? ये बेसिकली जो फ़्यॉर्ड है इसका टर्म जो लोग नहीं समझते हैं, बेसिकली उनसे तो ये मतलब नहीं बनता। ये एक बोल सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये टर्म नहीं पढ़ा है तो हो सकता था कि आपके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकता था। फिर भी कुछ ना कुछ आप इसमें लिख सकते हैं ना। ये टर्म बेसिकली 2022 के टाइम में ये न्यूज़ में था, और आई होप कि 2023 के जनवरी-फरवरी के टाइम में ये चीज़ें सामने आई थी। तो इसको भी आप डील कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है ना, वो आपका है व्हाई द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया या ईस्टर्ली बोल सकते हैं इन भोजपुर रीजन। देखिए ये पता है इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, जब 2008, 9, 7 के टाइम में, जब दीपक रावत जो लोग जिस यहाँ से मतलब जिस टाइम में निकले थे, उस टाइम के क्वेश्चंस हमें लग रहा है इस जैसे पूछे गए। लेकिन बाद में देखिए, हाउ हैज़ द डायरेक्शनल सीज़नल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन? मतलब यहाँ से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि साउथ वेस्ट मानसून को पुरवैया क्यों कहते हैं भोजपुर रीजन में? ये आपसे क्वेश्चन है, तो इसका एक इंट्रोडक्शन में आप इसको और छोटा-सा एक सेकंड पार्ट देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लस जो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ इज़ द डायरेक्शनल सीज़नल्स विद विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन। जैसे आपको मालूम है कि हर जगह कुछ अलग-अलग नाम है। जैसे कहीं हम लोग बोलते हैं लू बोलते हैं, लुई बोलते हैं, है ना? जैसे आप इसको झारखंड जैसे एरिया में और भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे एरिया जहाँ होते हैं उसके लिए अलग-अलग चीज़ें नाम से प्रोनाउंस की जाती है। तो इसको अगर इस ये चीज़ें कहीं न कहीं दिमाग में होगी, ये मतलब डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया, डू यू थिंक मैरिज एज़ अ सैक्रामेंट इज़ लूज़िंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? ऐसे ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत कहीं न्यूज़ में था कि लोग मैरिज के जो रेट वो कम हो रहे हैं। लोग बहुत ओवर एज में मैरी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो इसमें आप कहीं न कहीं दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि येस करके पूरा एग्री होके आपको दोनों येस कीजिए, ठीक है? लेकिन आपको लास्ट में ना मतलब कंक्लूजन के जस्ट वे फॉरवर्ड में आपको लिखना पड़ेगा कि नो, मतलब ये चीज़ें ठीक है, ये है, लेकिन ऐसा कंप्लीटली नहीं हुआ है, ऐसा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? बहुत लोग मतलब जो कन्वेंशनल तरीके से जो हम लोग जो परंपरा चलती आ रही है, उसके अकॉर्डिंग शादी हो रही है। और ठीक है, मतलब कुछ इसमें जो पॉइंट बोला गया कि जो एज ए सैक्रामेंट इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मतलब चीज़ें 100% लूज़ हो रहा है। कहीं न कहीं कुछ
अमाउंट नंबर्स में लूज़ हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये आप पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि भारतीय समाज या एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज़ इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये सोसाइटी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखा जाए ना, मतलब न्यूज़ में जो बना हुआ है मैरिज वाला बना हुआ है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए थे, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज़ इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन वुमेन में जो सुसाइड है, इसके नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? नंबर बढ़ने के पीछे आप देखिए, जो कुछ-कुछ बेसिक रीज़न जो होते हैं ना, वो तो आपको मालूम होने चाहिए कि जो भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन सा बना होता है। कल भी एक क्वेश्चन ऐसे में एक पूछा गया था वुमेन के रिगार्डिंग। तो वुमेन से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। आप वुमेन के रिगार्डिंग जितने भी एक इन्फॉर्मेटिव डेटा है, वो तो आप रख लीजिए, एक पैकेज रख लीजिए, ताकि वुमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए, आप बस उसको आप उड़ेल के वहाँ पर आ जाइए। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया सोसाइटी से क्वेश्चन था, इसके बाद में जो क्वेश्चन है, वो है चाइल्ड कडलिंग इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फ़ोन्स। देखिए, बिल्कुल ये भी सोसाइटी क्वेश्चन है। बच्चों को दुलारने की जगह आप मोबाइल फ़ोन ले ली है। मतलब सिंपल जो बेसिक डेली लाइफ में जो चीज़ें हम लोग कहीं न फेस करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन चीज़ें कहीं न कहीं पूछी गई है। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे नहीं जाते थे, कि चाइल्ड कडलिंग के रिगार्डिंग पहले ही एकदम रीजनलाइज़ेशन से हो गया, फिर आप सोसाइटी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं सोशलाइज़, वहाँ से क्वेश्चन सिंपल-सिंपल बनते थे, वो भी कीवर्ड से बनते थे। अब वो कीवर्ड को यूज़ नहीं है कि मतलब कीवर्ड यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कीवर्ड को थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि इसको एक फ्रेज़ के फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशलाइज़ेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये आसान क्वेश्चन है, मतलब ये चीज़ें आप अपने से पॉइंट्स को बना के इसको लिख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है सोशलाइजेशन में। जो भी उनके कल्चर्स है, संस्कार जो बोलते हैं, बिहेवियर है, वो बिहेवियर चेंज आएगा, ठीक है? मतलब उनकी जो ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर आगे चलकर जो होगा, वो कहीं न कहीं एक बोलते हैं ना कि गुड ह्यूमन बीइंग एथिकल नहीं होगा, मोरल मोरल चीज़ नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे जिस उम्र में होते हैं, वो कहीं न कहीं अपने जो दादाजी एजेड जो होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर उस उम्र में मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं ये आगे के लिए एक बैड मतलब इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक जो समाज के रिगार्डिंग हुई, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी? ये क्वेश्चन ठीक-ठाक क्वेश्चन है। एंड रिलीजन, मेन फीचर्स पूछा था वैदिक सोसाइटी के मेन फीचर्स क्या है? बहुत सारे फीचर्स इसमें, ठीक है? आप चाहे सोसाइटी पॉलिटिकल, रिबल, इकोनॉमिकल बहुत सारी इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं, रिलीजन्स में भी आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? सॉरी। तो इसमें एक पॉइंट इसमें कनेक्ट कर दिया गया कि करंट से, कि क्या आप मानते हैं कि वैदिक सोसाइटी में कुछ जो फीचर्स हैं वो आज भी प्रिवेल करते हैं? आज भी मतलब बोल सकते हैं कि समाज में प्रचलित है? तो आप येस करके आप इसमें कुछ पॉइंट या इसमें ये लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ठीक-ठाक क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया का, मतलब बहुत एंशिएंट इंडिया का, लेकिन इसको प्रेजेंट से भी इसको जोड़ा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ही है। व्हाट आर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? ये मुगल जो पीरियड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। मतलब ये मेरे लिए शॉकिंग है ऐसी बात है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा कि सल्तनत पीरियड से क्वेश्चन, ठीक है, अगर आर्ट एंड कल्चर से कहीं लिंक होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सल्तनत पीरियड से क्वेश्चंस वर्ड तो पहले भी यूज हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं न कहीं मेडिवल पीरियड के आर्ट एंड कल्चर तक ही सीमित था, है ना? यस, सॉरी। तो ये हो गया। तो यहाँ फिर नीचे ही पूछा गया, हाउ डिड दोज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी? अब ये जो देखिए, सल्तनत पीरियड में एक तो यहाँ पूछा जाए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो उस टाइम में थोड़ा-सा ये लगता है कि उस देखिए, आर्ट एंड कल्चर में कुछ बदलाव हुआ, आर्किटेक्चर में कुछ बदलाव हुआ, स्कल्पचर्स में कुछ बदलाव, कुछ डेवलपमेंट हुए, ये चीज़ें ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये थोड़ा-सा मेरे लिए भी टफ होगा, क्योंकि आई एम ए पॉलिटी फैकल्टी। पॉलिटी के फैकल्टी होने के बाद तो फिर भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डील कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये चीज़ें डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आई होप कि आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। तो आप थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन एक सही मेरे पास पॉइंट भी नहीं है इसके लिए कि हम क्या बोल सकें इसके लिए, है ना? तो येस, डेफिनिटली ये क्वेश्चन टफ था, और कुछ 1-2 क्वेश्चन तो टफ निकलेगा ही, ठीक है? सारे क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग तो या मेरे अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता है। हाउ डिड द colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज़ द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द colonial ऑपरेशन? देखिए, ये मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन है। इसमें साफ-साफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डिड द colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल इन इंडिया? कॉलोनियल जो रूल है, वो ट्राइबल्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, ब्रिटिशर्स का या कॉलोनियलिज़्म का, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आसान सा ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है? खासकर जो लैंड के रिगार्डिंग जो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, स्वामित्व।
है ना? वो चीज़ें इनसे छीन ली जाती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है? एनालिसिस डिटेल वाला हम लेके हम आएँगे, ठीक है? उसमें हम बहुत अच्छे से पॉइंट को बताएँगे। व्हाट वाज़ द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कोलोनियल ऑपरेशन? और इसके बाद ट्राइबल का रिस्पॉन्स क्या था? मतलब ये सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये बनने लायक क्वेश्चन था। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा हमको एनालिसिस नहीं करना है। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाइलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हज़ार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज़ एरियाज़। अब यहाँ से 15 जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा-सा मतलब 15 क्वेश्चन पहले ही स्टार्ट हो गया, लेकिन ये 15 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इस पे कमेंट करना है, ठीक है? कि जो कोस्ट लाइन में जो हमारे रिसोर्स है, इसका पोटेंशियल क्या है? जो भी चाहे फिशिंग से हो, चाहे भी आप मटेरियल्स हो, रिसोर्स आप चाहे ऑयल्स के रिगार्डिंग हो, इसमें कमेंट करना है, ठीक है? कुछ भी कमेंट आप डेटा रख सकते हैं, कुछ डेटा या कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ एडवांटेज दिखा सकते हैं। हाइलाइट करना है द स्टेटस ऑफ नेचुरल हज़ार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज़ एरियाज़। और एक चीज़ की हाइलाइट करना है कि नेचुरल हज़ार्ड जो प्रिपेयर्डनेस है, कि किस इसको थोड़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ के पॉइंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कि कैसे हम लोग हाइलाइट मतलब स्टेटस जो है ना, खासकर नेचुरल हज़ार्ड प्रिपेयर्डनेस का, इस एरियाज़ में किस तरीके से है, क्या हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा करंट को भी थोड़ा-सा इसमें कुछ पॉइंट रखने पड़ेंगे कि अभी किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुए हैं, खासकर कोस्ट लाइन्स के जो रिसोर्सेज़ उसके रिगार्डिंग। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपका आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी करना है, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, उसको डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई पहले कीजिए, फिर उसको डिस्कस कीजिए किस तरीके से वो रिस्पांसिबल है खासकर नेचुरल वेजिटेशन के लिए। डाइवर्सिटी, एक टर्म यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? डाइवर्सिटी यानी कि फ्लोरा, फ़ौना दोनों का आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद में सॉरी मतलब आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है वही आपका कवर होगा, जानवर वाला कवर नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स इन इंडिया। इसके बाद सिग्निफिकेंस आपको बताने हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के सिग्निफिकेंस कहाँ पर, तो रेन फॉरेस्ट रीजन्स में क्या है, इसको एसेस करना है सिग्निफिकेंट। मतलब ये चीज़ें आप बोल सकते हैं कि बॉडी का पार्ट 3 पार्ट में, हाँ, 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में जो 16 नंबर क्वेश्चन वो कहा जा रहा है कि व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए, ये सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है और इसमें मेरे ख्याल से सोसाइटी का क्वेश्चंस इसमें है, या सॉरी ज्योग्राफी का ज्योग्राफी क्वेश्चन है। व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया? या हम ये कि भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम-ताल करने में विफल क्यों है? देखिए, पॉपुलर जो अर्बनाइज़ेशन तो हुआ है, ठीक है? पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से अभी इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन में। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये ज़रूर है कि एक ग्रोइंग मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में कहीं न कहीं इंडिया जिस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, वैसे ही कहीं न कहीं पीछे है और बहुत पीछे है, ठीक है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ है, तो उस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके इसके रीज़न इसके रीज़न क्या है, इसके सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स अब आपको बताने हैं और फाइनली आप कंक्लूड कर दीजिए। मतलब ये क्वेश्चन भी ठीक-ठाक क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें साफ-साफ बोला गया है कि फ्रॉम बीइंग नेट फूड इम्पोर्टर इन 1960s, मतलब इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज़ अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। एक टाइम था 1960s का, वो टाइम था जिस समय हम लोग फूड को इम्पोर्ट करते थे दूसरे देशों से, ठीक है? फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ठीक है? इसके बाद से फिर हम लोग आज के टाइम में मतलब नेट फूड एक्सपोर्टर हैं। नेट का मतलब क्या हुआ कि जितना हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फूड का, है ना? तो इसके पीछे रीज़न आपको बताने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ रीज़न दे दीजिए आप, इसमें जो सप्लाई चेन रेजिलियंस, मतलब बहुत सारी इसमें जो पॉइंट है ना, लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसी, बहुत सारी इसमें मतलब रीज़न्स हैं, मतलब नंबर्स ऑफ रीज़न्स हैं। इसको जितना आप ऑर्गनाइज़ करके जिसको आप लिख सकते हैं, वो आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपके नेक्स्ट में पूछा गया है कि डज़ अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशंस ऑफ द पुअर और इन इंडियन मेट्रोपोलिसेस? देखिए, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चंस कि डज़ अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन? क्या जो अर्बनाइजेशन की जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर शहरीकरण जो हो रहा है, क्या ये एक बोल सकते हैं कि पृथक्करण का एक कारण है? या फिर मार्जिनलाइजेशंस जो बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं हाशिए जिसको बोलते हैं, उसका कारण है? तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। येस करके आप मतलब कंप्लीटली येस नहीं करना है, आप कुछ इसके फेवर में लिखना है कि हाँ, मतलब इस तरीके से देखा जा रहा है कि येस देयर आर सम एलिमेंट्स आर देयर। तो इसको आप कुछ रीज़न लिखिए, लेकिन आप इसके बावजूद भी ये भी लिखिए कि नहीं,
अर्बनाइजेशन के साथ में डेवलपमेंट हुए हैं सोसाइटी में, मतलब पॉलिटिकल लेवल में या फिर इकोनॉमिक लेवल में, आप इसको भी लिखिए, क्योंकि 15 मार्क्स के जितना, क्योंकि इसमें आपको 3 पेज आपको मिलते हैं। 3 पेज बहुत होते हैं, है ना? वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम जब जो लोग लिखते होंगे ना, उनको मालूम होता है कि 3 पेज में यार कैसे-कैसे भरने होंगे, ठीक है? क्या-क्या पॉइंट लिखे हैं, खास के 15 मार्क्स में अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो दिक्कत होती है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड इन एंड स्टैटिक? ये सिंपल क्वेश्चन है, सोसाइटी का क्वेश्चन है। ये यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, कास्ट जो आइडेंटिटी है, या हम ये कहें जातीय अस्मिता जो है ना, गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? इसमें दोनों बोला जा रहा है कि आपको पहले आपको ये बताना है कास्ट आइडेंटिटी जो है इंडिया फ्लूइड कौन है, क्यों है, ठीक है? और स्टैटिक क्यों है, ठीक है? दोनों वाले पॉइंट में आपको बताने हैं। इसके बाद में एक कंक्लूजन वाला पॉइंट इसमें लिखना है कि कास्ट आइडेंटिटी जो है ना, स्टैटिक और फ्लूइड दोनों लिखने हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप एक पक्ष में आपने क्रिटिसिज्म आपने पढ़ लिया, आपने इसके अदर साइड नहीं पढ़ा आपने, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको। ये भी सोसाइटी क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी, एंड ये भी आपका सोसाइटी क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो एक वर्ड मतलब सिलेबस में भी है। इम्पैक्ट पूछा जा रहा है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में किसका, और मतलब इसका ये पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का एथनिक आइडेंटिटी में, यानी कि हम ये कहें कि 1991 के बाद जो भी इकोनॉमिक जो एलपीजी रिफॉर्म्स है उसका जो उसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो बात करें पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का एथनिक आइडेंटिटी पे क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, और कम्युनलिज्म पर क्या इसका इम्पैक्ट हुआ। मतलब क्वेश्चन सही क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम एक क्वेश्चंस को हटा दें कि मतलब आउट ऑफ बॉक्स, लेकिन 19 क्वेश्चन ऐसा नहीं, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपसे नहीं बनता, आपके पास कंटेंट नहीं है। डेफ़िनेटली हमने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में, क्योंकि ये तो चैनल नया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स आप अगर नाम सर्च करेंगे मेरा, ठीक है? तो आप नाम सर्च क करके आंसर राइटिंग बस आप कर देंगे, तो मेरे नाम पे इतने सारे वीडियोज़ आएँगे कि आप पूरे साल भर नहीं देख पाएँगे। इतने सारे आंसर राइटिंग के हमने सेशन करवाए हैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ हम पहले जुड़े थे, और वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप वहाँ से भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं हमने हर एक क्वेश्चन्स को डील किया है। कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ देता हूँ, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन्स को हमने डील किया है। तो ये क्वेश्चन बनने लायक थे, ठीक है? चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जहाँ हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे हर एक क्वेश्चन्स के आंसर के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।